यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी प्राणियों की संरचना और उनके कार्य। और आज की क्लास में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के ऊपर, प्रजनन के ऊपर। अकशेरुकी प्राणियों में प्रजनन। रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स। अकशेरुकी प्राणियों में प्रजनन, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए प्रजनन क्या होता है। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप प्रकृति में पाया जाने वाला हर एक जीव अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करता है ताकि उनका अस्तित्व प्रकृति के अंदर बना रहे। ठीक है, प्रजनन या रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा जो जीव पाए जाते हैं वो जीव अपने ही समान नए संततियों को जन्म देते हैं और अपने अस्तित्व को प्रकृति के अंदर बनाए रखते हैं। इस प्रक्रिया के लिए जीवों के शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का तंत्र, विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिन्हें प्रजनन तंत्र या प्रजनन अंग कहा जाता है। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स या अकशेरुकी प्राणियों के अंदर जो प्रजनन की प्रक्रिया है उसे हमें यहाँ पर समझना है। ये डिफरेंट तरीके से संपन्न होता है, अलग अलग तरीके से अकशेरुकी प्राणियों के अंदर ये प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसको देखा जाता है, जिसके फलस्वरूप जीव अपने ही समान नए संततियों को जन्म देता है और अपने अस्तित्व को प्रकृति के अंदर बनाए रखता है। ठीक है, देखिए प्रजनन होता क्या है। जीवों में अपने ही समान नए संतति जीव का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। इसे प्रजनन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रजनन की क्रिया के द्वारा जीव नए संतति जीव का निर्माण करके प्रकृति में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ठीक है, जीवों में अपने ही समान नए संततियों को जन्म देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नए जीवों को जन्म देता है और अपने अस्तित्व को प्रकृति के अंदर बनाए रखते हैं। जो ये क्षमता है अपने समान नए जन्मों को उत्पन्न करने की, इसे ही कहा जाता है प्रजनन की क्रिया। और प्रजनन की जो क्रिया है अलग अलग जीवों में, अकशेरुकी प्राणियों के अंदर अलग अलग तरीके से देखी जाती है। ठीक है, देखिए जो प्रजनन की क्रिया है वो दो तरह से संपन्न होती है।
दो तरह से जीवों में प्रदर्शित की जाती है। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, दो तरह से जो प्रजनन की क्रिया है वो उसका प्रदर्शन किया जाता है जीवों के अंदर, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। दोनों में डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हमें यहाँ पे समझना है। देखिए, जो प्रजनन की क्रिया है दो तरह की होती है। फर्स्ट लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा अलैंगिक जनन। प्रजनन रिप्रोडक्टिव या फिर नॉन सेक्सुअल, वेजिटेटिव। सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल या फिर इसको रिप्रोडक्टिव भी बोलते हैं, वेजिटेटिव इसको कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल या फिर नॉन सेक्सुअल भी इसको बोल सकते हैं, नॉन सेक्सुअल। देखिए, लैंगिक जो प्रजनन है, अगर हमें लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसके अंदर होता क्या है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी परिवर्तन जैविकी पेपर में कि जो जीव की उत्पत्ति होती है उसकी स्टार्टिंग हुई है युग्मक से। ठीक है, जीवों के अंदर जो लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन में युग्मकों का आपस में संलयन होता है। तो जीव का जो शरीर होता है वो दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, स्थायी कोशिका और दूसरी जनन कोशिका, सोमेटिक सेल्स और जर्मिनेटिव सेल्स। तो जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जो गोनाड्स होते हैं, जनन होते हैं, जनन अंग होते हैं, उनके अंदर युग्मकों का निर्माण किया जाता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। नर के अंदर नर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जिसे स्पर्म बोला जाता है। ठीक है, शुक्राणु। और फीमेल्स के अंदर ओवेरी जो होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके अंदर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है, हमारा युग्मक का निर्माण किया जाता है जिसे अंडाणु का नाम से जाना जाता है, ओवम। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, विपरीत लिंग के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। उन युग्मकों का आपस में संलयन होता है, फ्यूजन होता है गैमेट्स का। ये जो युग्मक है अगुणित होते हैं, इनके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। ठीक है, दोनों युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूजन करते हैं तो फॉर्म करते हैं जाइगोट को। युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज होती है द्विगुणित संरचना। ठीक है, डिप्लॉइड होती है। फिर इस युग्मनज के अंदर आगे चलकर फर्दर क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। ठीक है, इस तरीके से ये डेवलप करते हुए, विकास करते हुए, एक कोशिका विभाजित होते हुए बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होती है और एक जटिल संरचना युक्त जीव का वो निर्माण कर देती है। ठीक है, इस तरीके से लैंगिक प्रजनन के अंदर जीव अपने ही समान नए जन को, नए संततियों को, नए जीवों को जन्म देते हैं और उनका अस्तित्व प्रकृति के अंदर बना रहता है। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें यह याद रखना है कि लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन होते हैं, संलयित होते हैं और द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये युग्मनज विकसित होते हुए, विभाजन करते हुए, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करते हुए एक जटिल संरचना युक्त नए जीव का, अपने ही जनक के समान नए जीव का निर्माण कर देती है। इस तरीके से लैंगिक प्रजनन के द्वारा जीव अपने ही समान नए संततियों को जन्म देते हैं। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, ये कई तरह का होता है। ठीक है, नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप भी जो जनक होते हैं, जो पेरेंट होते हैं, वो अपने ही समान नए जीवों को जन्म देते हैं, नए संतति जीवों को जन्म देते हैं और अपने अस्तित्व को प्रकृति के अंदर बनाए रखते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस होता है लैंगिक प्रजनन से इस बात पर कि लैंगिक प्रजनन में तो
गैमेट्स का फ्यूजन होता है, युग्मकों का आपस में संलयन होता है, ठीक है। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों का संलयन आपस में नहीं होता। दूसरी बात, लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों ही सदस्यों की रिक्वायरमेंट होती है, अपोजिट सेक्स मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, विपरीत लिंगी सदस्यों की आवश्यकता होती है प्रजनन की क्रिया संपन्न करने के लिए लैंगिक प्रजनन में, ठीक है। लेकिन जब बात की जाएगी अलैंगिक प्रजनन की, नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, दो विपरीत लिंगों वाले सदस्यों की आवश्यकता नहीं होती, एक ही सदस्य क्या कर देता है, अपने समान नए संततियों को जन्म दे सकता है। इसे कहा जाता है अलैंगिक प्रजनन। अब जो ये अलैंगिक प्रजनन है, ये कई तरीके से प्रदर्शित किया जाता है जीवों के अंदर, ठीक है। देखिए, अगर पैरामीशियम का हम यहाँ पर उदाहरण ले, एग्जाम्पल लेके चलते हैं पैरामीशियम का, तो पैरामीशियम के अंदर जब हम अलैंगिक प्रजनन को देखते हैं तो किस तरीके से होता है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे देखना है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ ग्रुप का मेंबर है, प्रोटोजोआ के अंदर ही आता है, और पैरामीशियम की जो शेप है, शारीरिक जो इसकी संरचना होती है, वो जो सोइल होती है, अपने सोल होती है स्लीपर की, चप्पल का जो अधर वाला भाग होता है नीचे वाला, उसकी तरह इसकी आकृति होती है, और इसके अंदर दो केंद्रक हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिलिया पाई जाती है शरीर के चारों तरफ, सिलिया या पक्षमाभिका के द्वारा इनमें गमन देखा जाता है, पक्षमाभि गमन होता है। अब बात करते हैं हम अलैंगिक प्रजनन की। दोनों तरह के प्रजनन की प्रक्रिया को देखा जाता है पैरामीशियम में, लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल, दोनों ही तरह से ये प्रजनन की क्रिया करती है, रिप्रोडक्शन करती है। अब हमें एक एक को समझना है। सबसे पहले बात कर रहे हैं अलैंगिक प्रजनन की, ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन पैरामीशियम के किस तरह से होता है, देखिए, अलैंगिक प्रजनन में सबसे पहले बात, तो अगर अलैंगिक प्रजनन की बात की जाएगी तो किसी भी तरह के युग्मकों का संलयन यहाँ पर नहीं होगा, और केवल एक ही जो पैरामीशियम है, दो पैरामीशियम की आवश्यकता नहीं होगी हमें, केवल एक ही पैरामीशियम अपने ही समान नए संततियों को जन्म दे सकता है अलैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप। अलैंगिक प्रजनन पैरामीशियम में, ठीक है। देखिए, द्विविभाजन द्वारा, ठीक है, द्विविभाजन द्वारा ये क्या करता है, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया को संपन्न करता है। बाइनरी फ्यूजन या द्विविभाजन द्वारा, द्विविभाजन एक प्रक्रिया है, इसके फलस्वरूप पैरामीशियम, देखिए अलैंगिक प्रजनन में पढ़ रहे हैं, अलैंगिक प्रजनन का एक ये टाइप है, प्रकार है। अलैंगिक प्रजनन का फर्स्ट जो प्रकार वो होता है द्विविभाजन द्वारा। द्विविभाजन की एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पैरामीशियम दो संतति कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से देखिए पैरामीशियम है, इस तरह से ये पैरामीशियम मैंने आपको बनाया है, चारों तरफ ये सिलिया होती है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर चारों तरफ से इसको आवृत किए हुए होते हैं, पेलिकल झिल्ली होती है सबसे बाहर की तरफ, इसमें ये इसका अग्रसिरा है, अग्रभाग मुख वाला अग्रसिरा, ठीक है, ये पश्च सिरा होता है, ये इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है।
अब देखिए होता क्या है, द्वितीय विभाजन प्रक्रिया के द्वारा इसमें ट्रांजैक्शन ट्रांसवर्स फ्यूजन होता है। ट्रांसवर्स ये अनुप्रस्थ विभाजन करता है ये, ठीक है। ये एक जनक कोशिका है। जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जिस माध्यम में ये निवास करता है, इसके चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो अगर अनुकूलित है इसके प्रजनन की क्रिया के लिए, इसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है, ठीक है, इसको रहने के लिए जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वातावरण का, वो उचित मात्रा में है, इसके लिए अनुकूलित है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं जो कि इसको आवश्यक होते हैं, वो सारी चीजें इसको मिल रही है समय समय पर, ठीक है। लाइट की जो लाइट है वो भी इसको जितनी चाहिए अनुकूलित, मतलब प्रकृति का जो वातावरण है, इसका जो आसपास का जो क्षेत्र है, इसका जो आवास का क्षेत्र है, हैबिटेट जहाँ पे ये कर रहा है, ठीक है, उसका जो वातावरण है वो इसके लिए क्या है, अनुकूलित है। उचित परिस्थितियों में अगर ये निवास कर रहा है तो उस टाइम पर ये क्या करता है, अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करता है, प्रजनन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। और द्विविभाजन प्रक्रिया के द्वारा इसमें क्या होगा, एक अनुप्रस्थ खांच बनती है इसमें, ठीक है, अनुप्रस्थ खांच। इस तरीके से ये क्या होता है, इसकी जो पेलिकल झिल्ली होती है, चारों तरफ से आवृत की होती है, झिल्ली के द्वारा इसका शरीर घिरा हुआ होता है, वो झिल्ली अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट कर देती है, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और जो ये एक कोशिका है वो इस तरीके से अनुप्रस्थ खांच के द्वारा, ठीक है, अनुप्रस्थ, ऐसी खांच होती तो वो अनुदैर्ध्य होती, ये वाली खांच है अनुप्रस्थ, ये लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स, ठीक है। इस तरीके से इसमें अनुप्रस्थ खांच के द्वारा जो एक पेरेंट कोशिका थी, एक जनक कोशिका थी, वो दो पैरामीशियम में विभाजित हो जाती है, इस तरह से। एक कोशिका यहाँ पर बन गई और एक कोशिका ये बन गई, इस तरह से, ठीक है। एक पैरामीशियम ऊपर बन गया, एक पैरामीशियम नीचे बन गया, ये पुत्री पैरामीशियम, ठीक है। ये जनक पैरामीशियम और द्विविभाजन प्रक्रिया के द्वारा एक पैरामीशियम दो भागों में बट गई अनुप्रस्थ खांच के द्वारा, अनुप्रस्थ खांच, अनुप्रस्थ विभाजन। द्विविभाजन को अनुप्रस्थ विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो खांच बनती है वो अनुप्रस्थ बनती है, ठीक है। इस तरीके से ये जो एक कोशिका है दो कोशिका में विभाजित हो जाती है। रोटर उपस्थित, देखिए ये इसका क्या था, अग्रसिरा था, हेड रीजन, ठीक है। जो ये अग्रसिरा होता है, आगे वाला ऊपर वाला जो मुख्य जो क्षेत्र होता है इसका, ठीक है, अग्रसिरा, उससे जो संतति कोशिका बनती है उसे बोला जाता है प्रोटर पैरामीशियम, ठीक है। और इसके पश्च सिरे से जो हिंड वाला जो पार्ट होता है, पश्च सिरा, ठीक है, उससे जो पैरामीशियम बनेगा उसे ओफिस से पैरामीशियम कहा जाता है। आया समझ में? इस तरीके से द्विविभाजन प्रक्रिया के द्वारा ये प्रजनन की क्रिया करती है और अपने ही समान नए संततियों को जन्म देती है। इसके ये है अलैंगिक प्रजनन के द्वारा अपने ही समान नए जनकों को जन्म देना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में संयुग्मन विधि के द्वारा इसमें लैंगिक प्रजनन होता है, संयुग्मन विधि के द्वारा, ठीक है। संयुग्मन या फ्यूजन। संयुग्मन में देखिए होता क्या है, संयुग्मन में क्योंकि जो ये संयुग्मन है ये क्या है, लैंगिक प्रजनन का पार्ट है। लैंगिक प्रजनन को पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उसमें संयुग्मन विधि के द्वारा होता क्या है, दो पैरामीशियम, क्योंकि लैंगिक प्रजनन की जहां पर बात आ जाएगी समझ लेना आप कि दो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, दो पैरामीशियम की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर देखिए केवल एक ही पैरामीशियम ने दो नए पैरामीशियम का निर्माण कर दिया, क्योंकि ये क्या था, अलैंगिक जनन था, और इसमें केवल एक ही सदस्य क्या कर देता है, प्रजनन की क्रिया संपन्न कर देता है। लेकिन अब जब हम बात करेंगे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लैंगिक प्रजनन को, तो वहां पर हमें 2 पैरामीशियम की आवश्यकता होगी। इसके साथ एक बात और जान लीजिए आप यहाँ पर कि जो अलैंगिक प्रजनन है इसमें केवल एक ही जनक के द्वारा संततियों का निर्माण किया गया है। तो जो ये संततियां बनेगी हमें यहाँ पर जो प्राप्त होंगी, इनमें जो लक्षण होंगे, जो कैरेक्टर्स देखे जाएंगे, वो एकदम डिट्टो कॉपी होंगे किसके, पेरेंट की, एकदम जनक की। क्योंकि इसके जो आनुवंशिक लक्षण है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो ही उसकी ही कॉपी तैयार कर स्थानांतरित हुई है या वंशागत हुई है इसके संततियों के अंदर। किसी भी तरीके का परिवर्तन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी तरह का म्यूटेशन या परिवर्तन, वेरिएशन, विभिन्नता यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती। एकदम डिट्टो कॉपी, जीरोक्स कॉपी हमें यहाँ पर संततियों की प्राप्त होती है अपने जनक के ही समान। क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है केवल एक ही जनक से यहाँ पर आया है, ठीक है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है वहां पर 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फीमेल और मेल, दोनों आपस में संलयन करते हैं, दोनों आपस में क्रिया करते हैं प्रजनन की, और उसके फलस्वरूप जो नई संततियां होती है उनका जन्म होता है। तो जो नई संततियां बनती हैं लैंगिक जनन के फलस्वरूप, वहां उसमें जो संततियों के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण आता है वो 2 जनकों से आता है, ठीक है। आधे दोनों ही जनकों से आता है, आधे लक्षण एक जनक से, आधे लक्षण एक जनक से। तो वो दोनों लक्षण मिलकर जब मिलते हैं आपस में तो कुछ परिवर्तित हो जाते हैं और कुछ वेरिएशंस आ जाती है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन आ जाता है संतति के अंदर, और कुछ परिवर्तन देखा जाता है उस संतति के अंदर अपने जनकों की तुलना कंपेयर करें तो जनकों से, ठीक है। इस तरीके से उत्परिवर्तन देखा जाता है लैंगिक जनन के अंदर। अब देखिए हम बात कर रहे हैं पैरामीशियम के अंदर लैंगिक जनन की। संयुग्मन विधि के द्वारा लैंगिक प्रजनन करता है पैरामीशियम। 2 सदस्यों की रिक्वायरमेंट होगी, 2 सदस्य आपस में क्या है, एक दूसरे के पास आते हैं संयुग्मन विधि के फलस्वरूप। देखिए इस तरह से एक ये रहा, दूसरा पैरामीशियम इस तरह से, ठीक है। 2 पैरामीशियम एक दूसरे के पास में आते हैं और इनका जो अग्रसिरा होता है, ये यहाँ से क्या है आपस में जुड़ जाते हैं। इनकी जो पेडिकल मेम्ब्रेन है, इनकी जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, बाहरी जो झिल्ली है, जब ये आपस में पास आते हैं तो यहाँ से जुड़ने के पश्चात इनकी जो बाहरी आवरण होता है झिल्ली का, पेडिकल झिल्ली, वो गल जाती है, लुप्त हो जाती है एंजाइमिक क्रिया के द्वारा, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं यहाँ पर, अपघटनकारी एंजाइम्स होते हैं, वो मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। इस कारण से इस पैरामीशियम का जीव द्रव्य और इस पैरामीशियम का जीव द्रव्य आपस में क्या है, यहाँ पर जुड़ जाता है, कनेक्शन में आ जाता है, यहाँ पर एक सेतु बन जाता है, ठीक है। एक सेतु बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है, जिसे प्रजनन सेतु या फिर रिप्रोडक्शन ब्रिज हम कह सकते हैं। इस सेतु के द्वारा, प्रजनन सेतु, इस सेतु के द्वारा होता क्या है, जो इसका जीव द्रव्य है साइटोप्लाज्म और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में एक दूसरे में स्थानांतरित हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, पैरामीशियम के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, एक लघु न्यूक्लियस होता है, लघु केंद्रक, और एक दीर्घ केंद्रक होता है। तो जो दीर्घ केंद्रक होता है वो एंजाइमिक क्रियाओं के फलस्वरूप अब गठित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, ठीक है। संयुग्मन प्रक्रिया के फलस्वरूप सबसे पहले तो क्या होगा, 2 पैरामीशियम पास में आएंगे, इनका जो अग्रसिरा होता है, ये अग्रसिरे से ये आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के पश्चात इनकी जो पेरिकल झिल्ली होती है वो गल जाती है, जिससे इनका जीव द्रव्य एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाता है, बीच में एक सेतु बन जाता है, बांध, एक तरीके से पुल बन जाता है, ठीक है। जैसे पुल से हम एक जगह से दूसरे साइड पर जा सकते हैं, उसी तरीके से इनका जीव द्रव्य या फिर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो भी एक दूसरे में आ जा सकता है। इसके बाद क्या होता है, इनमें जो दीर्घ केंद्रक पाया जाता है छोटे टुकड़ों में बट जाता है। जीव द्रव्य केंद्रक के जो टुकड़े होते हैं, अब घटनीय जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो जीव द्रव्य के साथ
एक पैरामीशियम से दूसरा पैरामीशियम और दूसरे के पहले वाले पैरामीशियम में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, केंद्रक का जो भाग होता है, वो स्थानांतरित कर लिया जाता है, आपस में इंटरचेंज कर लिया जाता है और ये एक दूसरे में पहुंचने के पश्चात युग्मनज का निर्माण करते हैं, द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, जो कि फर्दर इनमें डिवीजन होता है, फिर विभाजन होता है और एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इस तरह से देखिए 2 जनक से 4 जनक बनेंगे। पहले तो आपस में ये क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करेंगे, उसके पश्चात ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अलग होने के पश्चात इनके अंदर युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज के निर्माण के फलस्वरूप विभाजन होता है फिर, और एक पैरामीशियम 2 पैरामीशियम में बट जाता है। ठीक है, इस तरह से एक पैरामीशियम जब 2 पैरामीशियम का निर्माण करेगा तो जो संततियां बनेंगी, उन संततियों के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण आएंगे, जो जेनेटिक मटेरियल आएगा, वो इन दोनों का ही आएगा। ठीक है, तो वहां पर वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। इस तरह से संयुग्मन विधि के द्वारा इनमें लैंगिक प्रजनन देखा जाता है और अपने ही समान नए पैरामीशियम का निर्माण इनमें किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें प्रजनन की विधियां संपन्न होती है। इस क्लास में हमने जाना अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन पैरामीशियम के अंदर। थैंक यू।